So, hey YouTube family, welcome to my channel. Today we start the chapter 2, that is sectors of the Indian economy, class 10th. So let's start with this chapter. First हमने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा. इस चैप्टर में हम लोग इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. लेट अस लुक एट दिस पिक्चर. यहाँ पे आपको काफ़ी सारी पिक्चर्स दी होंगी, ठीक है. यहाँ पे देखो, ये क्या बना रहे हैं, ईंट वगैरह शायद कुछ बना रहे हैं. ये कपड़े वगैरह बेच रही हैं. ये कुछ कॉटन, अच्छा कॉटन ले रहे हैं. ये कूली भैया हैं और ये न्यूज़पेपर बेच रहे हैं, ठीक है. तो उन्होंने बोला लुक एट दिस पिक्चर्स, यू विल फाइंड दैट पीपल आर इंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो इन सब में इंसान क्या कर रहे हैं, अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब वो एक्टिविटीज़ जहाँ से आपको कुछ प्रॉफिट मिल रहा हो. सम ऑफ दीज आर एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस गुड्स. कुछ इसमें से क्या कर रही हैं, गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हैं. सम अदर्स आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज. कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं. दीज एक्टिविटीज़ आर हैपन अराउंड अस एवरी मिनट इवन एज वी स्पीक. तो ये सब काम चलते रहते हैं. जब हम तुम जब वीडियो देख रहे हो तब भी ये काम चल रहे होंगे. तो ये सब काम क्या होते हैं, चलते रहते हैं. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटीज़. हमें कैसे इनके बारे में समझें. वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ टू ग्रुप देम. और एक तरीका हम क्या करते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है उन एक्टिविटी को एक साथ कर लेते हैं, जो प्रोड्यूस कर रही है उन एक्टिविटीज़ को एक साथ कर लेते हैं. ऐसे ग्रुप बना लेते हैं. यूजिंग देम सम क्राइटेरिया, दिस ग्रुप्स आर कॉल्ड सेक्टर्स. और इनको हम क्या कहते हैं, सेक्टर्स कहते हैं. आगे देखते हैं. वी बिगिन लुकिंग एट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो हम लोग देखते हैं अलग अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. पहली है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. ये 3 टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं. देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्स. तो ऐसे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स को काम में लाती हैं. टेक फॉर एग्जाम्पल द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन हो गया. इट टेक प्लेस विद अ क्रॉप सीजन. फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली बट नॉट इंटायरली. तो जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे कॉटन का लिया गया है कि जैसे कॉटन होता है, जब कॉटन सीज़न, जब क्रॉप उसकी उगती है तो उसमें से हम क्या निकालते हैं, डायरेक्टली कॉटन ले लेते हैं, है ना. हम लोग मेनली उस पर डिपेंड होते हैं बट नॉट इंटायरली, कम्प्लीटली उस पर डिपेंड नहीं होते हैं ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, सनशाइन और क्लाइमेट. तो इन सब पे क्या होते हैं, हम लोग मेनली डिपेंड होते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज़ कॉटन इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट. सिमिलरली इन द केस ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक डेयरी वी आर डिपेंडेंट ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर एक्सेट्रा. तो जैसे कि कॉटन को अगर हमें प्रोड्यूस करना हो, कॉटन हो गया, ठीक वैसे ही अदर नेचुरल रिसोर्स के बारे में बताया है, वो है डेयरी, जो आप दूध वगैरह लाते हो. तो उस पर आप किस पर डिपेंड होते हो, बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है एनिमल्स का, उस चीज़ पर डिपेंड होते हो. वो लोग क्या खाते हैं और उनको किस टाइप का खाना मिल रहा है उस चीज़ पे भी. जैसे कि कोई घास खाती है भैंस तो उसका दूध में फ़र्क आता है. वहीं अगर वो भैंस को अगर आप वो नहीं होता भूसा वगैरह वो सब खिलाते हो तो उसके दूध में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है. द प्रोडक्ट हेयर मिल्क आल्सो अ नेचुरल प्रोडक्ट. तो उसमें आप डायरेक्टली भैंस से क्या कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो. तो ये भी एक क्या हो गया, नेचुरल प्रोसेस हो गया. मतलब जहाँ भी ऐसी चीज़ जिसको आप डायरेक्टली नेचर से ले रहे हो वो होते हैं नेचुरल प्रोडक्ट. सिमिलरली मिनरल्स आर एंड ओर्स आर आल्सो नेचुरल प्रोडक्ट. when they are produce a goods by exploiting natural resources, its activity are the primary activity. तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ सिंपल सी बात है, वो एक्टिविटीज़ जो कि आप प्रोड्यूस करते हो नेचुरली फ्रॉम द इन्वायरमेंट आर प्राइमरी एक्टिविटीज़. वाई प्राइमरी, क्यों प्राइमरी? दिस इज़ बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक. प्राइमरी उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हर जो भी आप आगे प्रोडक्ट बनाने वाले हो वो उसका क्या होता है, एक बेस होता है. मतलब वो चीज़ जब वो एक रॉ मटेरियल कैसे होता है तो उस रॉ मटेरियल से आप कैसे एक प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक वैसे ही जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो समझो रॉ मटेरियल है और उससे फिर आप क्या करते हैं, बाकी की चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं. तो वो एक प्राइमरी हो गया, वो एक बेस प्रोवाइड करने वाला सेक्टर हो गया.
Since most of the natural product we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is also called agriculture related sector. तो नेचुरल चीज़ अगर हम बात करते हो तो हमारे दिमाग में आता है एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी होगी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, तो इसको हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर या फिर रिलेटेड सेक्टर, ये भी कहते हैं. सेकेंडरी सेक्टर्स क्या होते हैं? Covers activities in which natural products are changed into other form through way of manufacturing that we associated with industrial activities. सेकेंडरी सेक्टर्स वो सेक्टर होते हैं जिसमें हम जो नेचुरल प्रोडक्ट हमने एक्सट्रैक्ट किया, मतलब प्राइमरी सेक्टर्स को जो हम चेंज करते हैं इनटू देयर फॉर्म वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़. यानी कि वो सेक्टर जो कि प्राइमरी सेक्टर को मैन्युफैक्चर करता हो, जैसे कि आपने कॉटन लिया प्राइमरी सेक्टर से, उस कॉटन को आप उसकी कपड़े बना रहे हो, कुछ भी कॉटन का जो भी यूज़ होता है, तो वो जो मैन्युफैक्चर आप कर रहे हो वो किसके अंदर आता है? वो सेकेंडरी सेक्टर्स के अंदर आता है. और वो मैन्युफैक्चर होता है बेसिकली इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर होता है. इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी सेक्टर. ठीक है, प्राइमरी द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग बाय मैनी नेचर बट हैज़ टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज़ एसेंशियल. तो वही बात है कि जो इसमें आप डायरेक्टली नेचर से तो ले नहीं रहे हो, पर जो आपने प्रोडक्ट लिया है उसको आप क्या करते हो? प्रोसेस करते हो मैन्युफैक्चरिंग के लिए और अपने काम में वो आ सके. अब रॉ मटेरियल का आप क्या करोगे? बट रॉ मटेरियल के अंदर से आप जो मिनरल निकालोगे, जो गोल्ड निकालोगे, जो डायमंड निकालोगे, वो काम के है ना. दिस कुड बी इज़ इन अ फैक्ट्री, अ वर्कशॉप और एट अ होम. तो ये कहाँ हो सकता है? फैक्ट्री के अंदर आप मॉडिफाई कर सकते हो, वर्कशॉप के अंदर, या फिर अपने घर के अंदर भी काफ़ी सब लोग क्या करते हैं? वर्क एट होम करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यार्न एंड वियर क्लोथ. तो वही मैंने बताया कि जो आपने कॉटन से क्या कर दिया? कपड़े बना लिए. यूजिंग शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड़. तो शुगर केन की मदद से आपने क्या बना लिया? चीनी बना ली और गुड़ बना लिया. वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड यूज़ ब्रिक टू मेक होम्स एंड बिल्डिंग्स. ब्रिक आपने बना ली. तो समझ लो ना, जो भी एक्सेस सेक्टर, सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज दैट कम अप इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो ये क्या है? अब जो मैन्युफैक्चर होता है ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ वगैरह में होता है. ठीक है, तो इसको क्या कह देते हैं? एक इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं. फर्स्ट वाले को एग्रीकल्चर, दूसरे वाले को इंडस्ट्रियल सेक्टर. ठीक है. आफ्टर प्राइमरी या सेकेंडरी देयर इज़ थर्ड कैटेगरी एक्टिविटीज़ दैट फॉल अंडर टर्शरी सेक्टर. तो जो भी इन दोनों के अलावा जो भी चीज़ बचती है, जो आज की जनरेशन में बहुत कॉमन है, जैसे कि अब इसमें बात होगी थी प्रोडक्शन की, कि फार्मर्स वगैरह जो होते हैं, क्योंकि अपने देश में बेसिकली कितने टाइप के लोग हैं? 3 टाइप के, मतलब 3 टाइप का जनरली बहुत ज़्यादा काम होता है. एक होता है खेती बाड़ी, दूसरा होता है आप कुछ प्रोड्यूस करो, जैसे फैक्ट्रीज़ वगैरह में या फिर इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, आपको कहना है कंपनी में काम कर रहे हैं वो चीज़. कंपनी नहीं, आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो चीज़. तीसरा जो आप कहते हो ना कंपनी में काम कर रहे हैं, वो आता है टर्शरी सेक्टर के अंदर. ठीक है. एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट अबाउट टू दीज आर एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. ये किस चीज़ में मदद करता है? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में. वो कैसे? दीज एक्टिविटीज़ बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस. तो ये जो सेक्टर है ये अपने आप में कुछ नहीं प्रोड्यूस करता, बट ये सपोर्ट करता है जो प्रोडक्शन हुई है. फॉर एग्जाम्पल, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन द प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक और ट्रेन एंड देन सोल्ड इन होलसेल एंड रिटेल शॉप्स. तो जो आपने प्रोड्यूस किया, फिर जो आपने मैन्युफैक्चर किया, अब उसको आप अपने पास तो नहीं रखोगे ना, उसको जनरल ऑब्वियस सी बात है उसे बेचोगे जाके. तो ये वही सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है. जो भी आपने प्रोड्यूस किया है उसको होलसेल मार्केट में, जो होलसेल मार्केट लगता है उसमें बेचना, या फिर रिटेल शॉप्स, जो आप परचूने की वगैरह दुकान पे जाती हो, वो जो शॉप्स होती हैं उनको कहते हैं रिटेल शॉप्स, उधर बेचना. तो वो कौन काम करता है? कौन सा सेक्टर काम करता है? वो काम करता है टर्शरी सेक्टर.
At times it may be necessary to store this in godowns, काफ़ी बार आप क्या करते हो, स्टोर करके भी रखते हो. We also need to talk to other over telephones or send letters, communication, borrow money from bank to help production and trade. Transport, storage, communication, banking, trade are some example of tertiary sectors. Since these activities generated service rather than good, the tertiary sector is also called service sector. तो बेसिकली क्या बात है इसमें कि ये आपको बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करता है, वो किसी भी फॉर्म हो, ट्रांसपोर्टेशन की फॉर्म में हो, बैंकिंग की फॉर्म में हो, या आपको कोई लेटर वगैरह भेजना हो यहाँ से वहाँ. जो मैंने कहा कंपनीज़ वगैरह में क्या होता है, कुछ अगर वो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है कुछ, तो वो आ जाती है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर. बट अगर वो ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी हो या फिर आईटी सेक्टर जो हम कहते हैं वो हो, वो हालांकि उसको एक अलग आईटी सेक्टर एक अलग बना दिया गया है, बट जो आप मैसेजेस सेंड कर रहे हो, ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, वो भी एक सर्विस ही हुई, तो वो किसके अंदर आ जाती है, टर्शरी सेक्टर के अंदर आ जाती है. और इसमें क्या होता है, ज़्यादा सर्विस का काम होता है, कुछ प्रोड्यूस तो कर नहीं रहे, तो इसको हम लोग कह देते हैं सर्विस सेक्टर. ठीक है, तो ये 3 सेक्टर आई होप आपको क्या हो गया, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. Service sector also includes some essential service that not directly help in the production of goods. तो ऐसे भी कुछ सर्विस ये लोग ऐड मतलब इस सेक्टर के अंदर आती है जो डायरेक्टली हेल्प नहीं करती प्रोडक्शन में. फॉर एग्जांपल जैसे कि वी रिक्वायर टीचर, डॉक्टर एंड दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज सच एज वॉशरमैन, बार्बर, क्लोबर, लॉयर एंड पीपल टू डू एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंटिंग वर्क. तो ऐसे जो लोग, देखो कितनी अच्छी बात है, यहाँ पे सब लोग को कंसिडर किया, छोटे से लेके बड़े से बड़े तक, ये भी क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. नो डाउट प्रोडक्शन में नहीं कर रहे, बट जो टीचर सबसे लेते हैं, बड़ी बात, मतलब सबसे वो टीचर हो गए, वो क्या करते हैं, अपना ज्ञान दे रहे होते हैं, मतलब इसको अब गलत सेंस में ना लेते हुए, मतलब वो पढ़ा रहे होते हैं हमें, तो हम उससे क्या बनते हैं, बहुत अच्छे आप डॉक्टर निकलते हो, आईएएस ऑफिसर निकलते हो, बहुत अच्छे आप टीचर्स बन जाते हो, कोई प्रोफेसर बन जाता है. तो जो उनकी नॉलेज है वो क्या कर रहे हैं, हमें एज अ सर्विस के तौर पे हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं. डॉक्टर का तो भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो जो डॉक्टर है अपनी फुल ऑफ द पोटेंशियल लगा के वो आपको ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी जो नॉलेज है उसको अपने काम में डाल रहे हैं, तो वो भी अगर एक तरह से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. तो ये सब लोग जितने भी यहाँ पे लिख रखे हैं आपको, सब लोग क्या करते हैं, अपना जो भी प्रोफेशन होता है उस प्रोफेशन का 100% देने की कोशिश कर रहे होते हैं. तो ये भी इनडायरेक्ट तौर पे क्या दे रहे हैं, एक सर्विस ही दे रहे हैं. In recent times, certain new services based on information technology such as internet cafe, ATM booths, call centers, software companies, etc. have become important. तो मैंने जैसे कि कहा ये आईटी सेक्टर अब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है इसकी, तो ये भी एक टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है. हालांकि इसको एक अलग सेक्टर भी बना रखा है जो कि आईटी सेक्टर होता है, जिसके अंदर ये सब चीज़ें आती है, आईटी, इंटरनेट कैफ़े, ATM बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनीज़. बट मेनली ये सब क्या कर रहे हैं, ये भी एक तरह से सर्विस ही दे रहे होते हैं, तो इनको इसके अंदर ही सर्विस सेक्टर के अंदर ही इंक्लूड कर लिया गया है. ठीक है, तो आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कंपेयरिंग दिस 3 सेक्टर. अच्छा, इन 3 सेक्टर को अब हम कंपेयर करते हैं. The various production activities in the primary, secondary and tertiary sectors produce a very large number of goods and services. No doubt जो तीनों एक्टिविटीज़ के अंदर क्या होता है, काफ़ी लार्ज नंबर पे प्रोडक्शन होता है गुड्स और सर्विसेज का. Also 3 sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services. तो काफ़ी सब लोग काम करते हैं, तभी तो वो चीज़ अपने आप तो कुछ नहीं होता ना, जब लोग काम करते हैं तभी उसके अंदर से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं. The next step therefore is to see how much goods and services are produced and how many people work in each sector. मतलब ये जिस कंपेयरिंग की बात की गई है इसमें ये इसलिए करी गई है ताकि हम पता करें कि कितना गुड्स एंड सर्विसेज कौन से सेक्टर से प्रोड्यूस हो रहा है, लोग किस में ज़्यादा इंडल्ज हैं. इन एनी इकोनॉमी देयर वुड बी one or more sectors which dominated in terms of total production and employment, while other sectors are relatively small in size. तो सीधी सी बात है, काफ़ी मतलब हर एक इकनॉमी में ये चीज़ होती है कि एक सेक्टर डोमिनेट कर रहा होता है बाकी 2 के ऊपर. ठीक है, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज
एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। तो हम ये कैसे काउंट कर सकते हैं? सो क्वेश्चन देखो एक बार फिर से, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ई सर्विस। तो हम लोग कैसे पता करें कि किस सेक्टर के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है और कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, मतलब ऐसी कितनी पॉपुलेशन उस काम में इन्वॉल्व है। जैसे कि पहले क्या होता था, प्राइमरी सेक्टर में यानी कि खेती में ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेटेड सेक्टर था और उसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे और वहाँ से प्रोडक्शन भी अच्छा खासा आ रहा था। तो वही इसमें पूछा कि हम कैसे करें, देखते हैं। विथ सो मैनी thousands of goods and services produced, you might think this is an impossible task। तो जो इसमें बोला है कि विथ सो मैनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो गुड प्रोड्यूस होता है, थाउजेंड्स होता है, जितने भी थाउजेंड्स गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, तो हमें लगता होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल टास्क है। नॉट ओनली वुड द टास्क बी इनॉर्मस, यू माइट आल्सो वंडर हाउ वी कैन एड अप कार एंड कंप्यूटर अप एंड नेल्स एंड फर्नीचर, इट वुड नॉट मेक सेंस। तो इधर क्या कहा है कि थाउजेंड्स में जो गुड प्रोड्यूस होता है उसमें आप ऐसे कंपेरिजन नहीं कर सकते ना, एक नेल का यानी कि एक वो कील का और एक फर्नीचर का तो कंपेरिजन नहीं हो सकता। ठीक वैसे एक कार का और एक कंप्यूटर का जो वो है कंपेरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि उन चारों की वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, नेल इतनी सी और फर्नीचर इतना बड़ा, या फिर कार ले लो, कार जो भी चीज़ ले लो, मतलब छोटी सी सुई छोटी सी कील के साथ आप कंपैरिजन एक कार का एक फर्नीचर का नहीं कर सकते। इट डजंट मेक अ सेंस ना। वो इतनी सी उसकी जितनी आप एक फर्नीचर ख़रीदोगे, मान लो फर्नीचर जितनी आप 1000 कील भी ख़रीदोगे ना, उतने का वो फर्नीचर भी नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ऐसा कंपैरिजन करो जो थोड़ा वैलिड हो, जो सेंस दे। तो इनको क्वांटिटी को ना कंपेयर करते हुए वैल्यू को कंपेयर करना चाहिए। वो हम आगे देखते हैं। You are right in thinking so. To get around this problem, economists suggest that the value of goods and services should be used rather than the adding up actual number। तो ठीक है ना, वही कहा ना, वैल्यू उनकी ऐड करो, जो भी आप गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उनकी वैल्यू को कंसिडर करो रेदर देन कि एक्चुअल में क्या नंबर में वो प्रोड्यूस हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 kg ऑफ वीट इज़ सोल्ड एट 8 रुपये। 10,000 kg वीट जो है वो 8 रुपये में बिकता है। द वैल्यू ऑफ वीट विल बी 80,000। तो मतलब 1 kg 8 रुपये में बिच रहा है, तो 10,000 के कितने हो गए? 80,000। द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट एट ₹10 पर कोकोनट विल बी 50,000। अगर आपने 5,000 कोकोनट बेचे और एक की जो वैल्यू है वो 10 रुपये है, मतलब एक कोकोनट 10 रुपये में बिच रहा है, तो 5,000 कितने हो गए? 50,000 में बिच गए। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन एडेड अप। तो सिमिलरली क्या कहा गया कि आप उसकी क्वांटिटी, यानी कि यहाँ पे देखो 8 पर मतलब कि अगर आपने 10,000 kg के पास, अगर आपके पास वीट है और 1 kg का 8 रुपये है, तो आपके पास आते हैं 80,000 रुपये अगर आपने 10,000 गेहूँ बेचे। ठीक वैसे ही अगर आपके पास 5,000 कोकोनट है और एक कोकोनट की वैल्यू है 10 रुपये, तो आपके पास टोटल कितने रुपये, मतलब 5,000 के कितने लगेंगे? 50,000। तो ये इससे तो देखो 10 कोकोनट बेच के आपको मिल रहा है 50,000, वहीं अगर आप 10,000 kg वीट बेचते हो तब आपको मिलते हैं 80,000। तो यू कांट कंपेयर विद द क्वांटिटी, यू कैन कंपेयर विद द वैल्यू। ठीक है, रिमेंबर इन वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक। एक प्रिकॉशन ली जाती है, वो क्या है? नॉट एवरी गुड दैट इज़ प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड। हर एक गुड को जो भी प्रोड्यूस किया जाता है, जो बेचा जाता है, उसको आप काउंट नहीं करेंगे। इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि आपको ना जो भी आपने प्रोडक्शन के दौरान जो भी आपने गुड्स और सर्विसेज ऐड किए हैं उनको आप काउंट नहीं करोगे, जो फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बना है उसको आप इंक्लूड करोगे। टेक फॉर इंस्टेंस
अ फार्मर हु सेल वीट टू अ फ्लोर मिल फॉर ₹8 पर केजी। तो कोई फार्मर ने अपना जो वीट बेचा फैक्ट्री में जाके ₹8 पर केजी में बेचा। द मील ग्रिंड द wheat and sell the flour to a biscuit company for ₹10 पर केजी। और जो उसने क्या किया, उस जो गेहूँ था उसका बिस्किट बनाया और उसको ₹10 में बेचा है। द बिस्किट कंपनी यूज द फ्लोर एंड थिंग सच ए शुगर एंड ऑयल टू मेक 4 पैकेट ऑफ बिस्किट। और जो बिस्किट कंपनी थी उसने क्या करा, उसमें शुगर मिला दी, ऑयल मिला दिया और उसको 4 पैकेट, मतलब जो उसने वीट भेजा था उसका 4 पैकेट बिस्किट बना दिए। इट सेल द बिस्किट इन द मार्केट टू द कंज्यूमर ₹60 में, ₹15 पैकेट। और जैसे उसने 4 पैकेट बिस्किट बनाया तो उसने ₹60 बेचे और एक पैकेट का ₹15 था। बिस्किट आर द फाइनल गुड्स दैट इज़ गुड्स दैट रीचेज द कंज्यूमर। और जो बिस्किट कंज्यूमर के पास पहुंचा वो फाइनल था और उसी को हम लोग ऐड करते हैं। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सपोज़ करो इन आंटी को यहाँ से भूल जाओ। आपने क्या किया, कौन सा एग्जांपल लूँ, ठीक है वीट का ही लेते हैं। आपने क्या करा कि ₹10 में, छोटे छोटे से एग्जांपल लेते हैं, मतलब रेट उसकी ₹10 में अपने वीट को प्रोडक्शन करी और उसमें आपने कितना ₹5 का सपोज कर लो फ़ायदा ले लिया। आपको कितना फ़ायदा हो गया, ₹5 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ऐसे समझ लो। जिसको आपने बेचा उसने आपसे ₹10 में लिया, आपको ₹5 का फ़ायदा हो गया, ₹5 प्रोडक्शन चार्ज होगी। उसने बेचा अदर को ₹20 में, ठीक है, उसका कितना हो गया, ₹10 का फ़ायदा हो गया। ₹10 उसने अपने प्रोडक्शन में लगा दिया, मतलब वीट का उसने कुछ बना लिया, सपोज कर लो बिस्किट बना दिया। अब उसने जो बिस्किट बनाया वो उसने बेचा तीसरे इंसान को जो कि होलसेल में होता है, उसने बेच दिया, उसने बेचा ₹20 में। अब जो वो था जो क्या कहते हैं, जिसने वो बिस्किट लिया उसने उस बिस्किट को बेचा ₹30 में, जो उसका ₹10 का प्रॉफिट था। ₹10 उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, जो भी चार्ज वगैरह होते हैं वो सब चीज़। तो यहाँ पे जो इनका प्रॉफिट है ना इन सब रेट में, इसमें इंक्लूड है। टोटल आपको कितने रुपए में मिला, वो ₹30 में मिला। ठीक है, इसने इसको बेचा ₹20 में, इसने फ़ायदा इंक्लूड करके लिया। इसने तीसरे इंसान को बेचा जिसमें अपना फ़ायदा इंक्लूड करके ही देता है। मतलब सब होता है कि जो भी लोग एक दूसरे को जब पास करते हैं ना अपना सामान, तो उसमें अपना प्रॉफिट इंक्लूड पहले से कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके जो आपके पास फाइनल गुड आया, ये है उस बिस्किट की वैल्यू। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसने बताया था, जो ये एग्जांपल दे रखा है, जो हमने वीट प्रोड्यूस किया, इसमें वीट प्रोड्यूस किया वो ₹8 पर केजी पे बेचा। फिर जो मिल ग्राइंड, जो वीट भी उसमें ग्राइंड वगैरह हुआ और जो बिस्किट कंपनी को जाना था उसने ₹10 पर केजी में बेचा, ₹2 का उसने फ़ायदा ले लिया। ठीक है, ठीक वैसे उस कंपनी ने उसमें शुगर ऐड करके, ऑयल ऐड करके 4 पैकेट बिस्किट के बना दिए जो कि ₹60 में बेचे। ₹15 का पैकेट था, जो ₹60 आए उसमें देखो जो प्रोड्यूसर था उसका भी फ़ायदा था, जो बिस्किट जो आटे को पीसा जिस मिल ग्राइंड में उसका भी फ़ायदा था, और जिस कंपनी ने बिस्किट बनाए उसका भी फ़ायदा उस ₹60 में इंक्लूड था। तो ये ₹60 जो थे ये था फाइनल गुड जो कि कंज्यूमर के पास पहुंचा। वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड, और इसी को ₹60 को ही काउंट किया जाता है, बाकी के 10 और ₹8 को काउंट नहीं किया जाता। और ऐसा क्यों करते हैं? इन contrast to final goods such as wheat and the wheat flour is an example of intermediary goods। जो ये एग्जाम्पल थे ना इसके अंदर, जैसे कि इसके अंदर जो वीट था, फिर वीट का जो आटा बनाया, वीट फ्लोर जिसको हम कहते हैं, ये सब क्या थे, इंटरमीडिएटरी गुड्स थे। ठीक है, इंटरमीडिएटरी गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये सब होंगे तभी तो आपका फाइनल गुड्स बनेगा। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएटरी गुड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड्स। तो जो फाइनल गुड आपके पास बनकर आया है उसके अंदर पहले से ही इंटरमीडिएटरी गुड्स की वैल्यू एडेड है, तो उसको आप दोबारा ऐड करोगे तो डबल हो जाएगा ना। ठीक है, hence the value of ₹60 for the biscuit final good already include the value of ₹10
ऑफ द फ्लोर, तो जो बिस्किट की वैल्यू आई 60 रुपये, उसके अंदर वो 10 रुपये भी इंक्लूड थे, वो 8 रुपये भी इंक्लूड थे, तो आपको अलग से दोबारा से वो 8 और 10 रुपये इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ अदर इंटरमीडिएटरी गुड्स वुड हैव बीन इंक्लूडेड। तो वैसे ही अगर आप कुछ भी नॉट ओनली दिस एग्जाम्पल, कुछ भी आप जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो ना, उसके अंदर उन इंटरमीडिएटरी गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी एडेड होती है। यू कांट ऐड एडिशनली, और जो फाइनल गुड्स और सर्विस बन के आते हैं उसके अंदर पहले से ऐड होती है, तो जो बन के आया उसके अंदर अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। To count the value of flour and wheat separately are therefore not correct, because then we would be counted the value of the same thing a number of times। मैंने कहा ना, अगर आप दोबारा से ऐड करोगे तो वो तो 60 के अंदर सबने अपना प्रॉफिट ले लिया ऑलरेडी, तो अब आपके पास जो वैल्यू आई वो 60 रुपये, वो फाइनल थी। अब आप उसको दोबारा उसके अंदर 10 रुपये ऐड करोगे, दोबारा उसके अंदर 8 रुपये ऐड करोगे, तो डबल काउंट हो जाएगा। फर्स्ट एज वीट, देन फ्लोर, देन द फाइनल बिस्किट, ठीक है। The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provide the total production of the sector for that year। तो जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनते हैं हमारे की तीनों में से किसी भी सेक्टर के अंदर, वो क्या करते हैं, वो हमें टोटल प्रोडक्शन के बारे में आइडिया देते हैं जो एक साल में प्रोड्यूस होता है। एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ 3 सेक्टर्स गिव व्हाट इज GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। तो और उन सब का हम अगर सम कर दें, यानी कि सबको ऐड कर दें, तो वो हमें GDP देता है, ठीक है। समझे इस बात को। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, अपनी कंट्री में एक साल में बिस्किट भी बने, प्लस कॉटन के कपड़े भी बने, एग्जांपल है, ठीक है, ये लैपटॉप बने, जो भी चीज़ बनती है, जो भी मतलब जो भी प्रोडक्शन होता है एक्सेट्रा, इन सब का अगर आप टोटल कर दो तो ये आपको देता है GDP, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो भी प्रोडक्शन हुआ एक साल में, एक साल का निकालते हैं GDP, जो भी प्रोडक्शन हुआ तीनों सेक्टर में एक साल के अंदर, अगर हम उस सबको ऐड कर दे तो वो हमें देता है GDP। और ये अपनी कंट्री के अंदर होना चाहिए, मतलब एक डोमेस्टिक टेरिटरी होनी चाहिए। आप पूरे वर्ल्ड में नहीं देख सकते ना, आप अपनी कंट्री को देखोगे तो जो भी अपनी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है एक साल के अंदर, जो भी चीज़ हो रही है, वो उसको अगर हम सम कर दे तो वो हमें देता है GDP। It is the final value of all goods and services produced within a country during a particular year। तो किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर में जो भी हमारे कंट्री के अंदर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम कहते हैं GDP। शोज़ हाउ बिग द इकोनॉमी इज़, और इससे पता चलता है कि अपनी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, ठीक है। इन इंडिया द मोस्ट टास्क ऑफ मेजरिंग GDP इज़ अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। तो ये किसके अंदर है GDP को कैलकुलेट करना, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स यूनियन टेरिटरी कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर प्राइजेज एंड देन एस्टिमेट द GDP। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट्स के जो भी होते हैं स्टेट की प्रोडक्शन, मतलब स्टेट का गवर्नमेंट से कंसर्न लेती है, मतलब पूछती है क्या प्रोडक्शन हुआ आपके स्टेट में, ठीक। वैसे यूटीज़ की जो भी गवर्नमेंट होती है, जो भी वहाँ पे होते हैं, उनसे पूछती है कि आपके स्टेट में क्या प्रोडक्शन हुआ है, क्या वैल्यू है उसकी, और फिर उन सबको सम टोटल करके क्या करती है GDP निकालती है। हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर, यानी कि हिस्ट्री यानी कि पास्ट में देखा जाए और अब हमारे सेक्टर्स में क्या चेंज आया है। Generally, it has been noticed from the histories of many new developed countries that an essential stage of development, primary sector was the most important sector of economic activities। तो जनरली अगर हम लोग देखें हिस्ट्री में, मतलब पहले टाइम पे, तो वहाँ से अब तो काफ़ी डेवलप हो चुका है, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे जो हमारा डेवलपमेंट था वो सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर से था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर था इकोनॉमिक एक्टिविटी का, नहीं सबसे ज़्यादा इकोनॉमी हमें अगर जनरेट होती थी वो प्राइमरी सेक्टर से होती थी, क्योंकि पहले लोग खेतीबाड़ी में ज़्यादा थे। अब लोग जैसे जैसे एजुकेटेड हो तो IT सेक्टर में ज़्यादा उतर रहे हैं, है ना। एज अ मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज
and agriculture sector began to prosperous. It produced much more food than before. तो जैसे ही अपना वो देखते हो ना, ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह आता है, तो वहाँ से क्या होता है, प्रोडक्शन चेंज हो जाता है, तो काफ़ी लोग खेती बाड़ी में और ज़्यादा घुस जाते हैं कि भाई अच्छा खासा प्रोडक्शन, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है. मैनी पीपल वुड नॉट टेक अप अदर एक्टिविटीज़. तो जब उसमें अच्छा खासा, उस टाइम पे इतनी क्लाइमेटिक कंडीशन ख़राब भी नहीं थी, मतलब क्लाइमेट भी ठीक ठाक था आपके प्रोडक्शन के लिए. अब हो गया कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो उस टाइम पे आपका जो क्लाइमेट था ना, वो भी एक अपने रिदम पकड़ के चलता था, तो इतना कोई दिक्कत नहीं थी. तो उस टाइम पे प्रोडक्शन अच्छा होता था, तो काफ़ी लोग उस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे, अदर एक्टिविटीज़ में जाने की इतनी ज़्यादा सोचते नहीं थे. देयर वर इंक्रीज नंबर ऑफ क्राफ्ट पीपल एंड ट्रेडर्स. फिर वहाँ पे जो क्राफ्ट पर्सन थे, जिनके पास ज़मीन वगैरह नहीं है, तो वो क्राफ्ट का कुछ काम कर लेते थे, हैंडमेड काम कर लेते थे, या फिर ट्रेडर्स के रूप में काम कर लेते थे. बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज मैनी टाइम. तो ये सब तो लेन देन चलता रहता था. बिसाइड देयर आर आल्सो ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, आर्मी एक्सेट्रा. तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे आर्मी वगैरह नहीं होती थी, सब लोग ही खेती बाड़ी में थे. तो जिसका अच्छा खासा चल रहा होता था, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी या छोटी मोटी भी ज़मीन होती थी जिससे अपना गुजारा वो कर ले, तो वो तो इन्वॉल्व होता था एग्रीकल्चर सेक्टर में. बट बाकी के जो लोग थे वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाते. उस टाइम भी, पहले टाइम पे भी तो एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे ना. जो बहुत पहले देखो तो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनकी सेना हुआ करती थी. फिर जब ब्रिटिश रूल में देखे तो आर्मी में लोग फिर इन्वॉल्व होने लग गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स बनने लग गए. तो ये सब क्या करता था, चलता था. However, at this stage, most of the goods produced were natural product from the primary sector and most people were also employed in this sector. तो बट जो मेन इकोनॉमिक जो जनरेट होती थी वो कहाँ से होती थी, प्राइमरी सेक्टर से होती थी. ओवर अ लॉन्ग पीरियड, मोर देन 100 ईयर्स, मतलब 100 साल बाद, एंड स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस, फैक्ट्रीज कम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग. जब न्यू मेथड जो हमारे प्रोडक्शन के इंट्रोड्यूस हुए, तब जाके लोग फिर फैक्ट्रीज़ की तरफ कूदे कि अब फैक्ट्रीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लग गए लोग. Those people who had early working on farms now began to work factories in large number. फिर थोड़ा देखो, फिर जब हम थोड़े से आगे बढ़े, जब हमारी फैक्ट्रीज़ मैन्युफैक्चरिंग जो मशीन्स थी वो थोड़ी डेवलप होने लग गई, वो थोड़ी अच्छी आ गई, तो लोगों ने सोचा चलो अब इसमें चलते हैं. फार्म वगैरह में मेहनत बहुत लगती है, सीधी सी बात है, वो थोड़ा सा सीजनल प्रोडक्शन है, तो उसमें भी थोड़ा सा ना लोग, फिर जब उनको लगा कि ये तो थोड़ा क्या परमानेंट है, साल भर चलता है, तो लोग इसमें घुसने लग गए. ठीक है. पीपल बिगेन टू यूज़ मैनी मोर गुड्स दैट वर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज एट चीप रेट. तो क्या होता है, जो लोग थे उनने क्या कर दिया, मैनी मोर गुड्स प्रोड्यूस करने लग गए जो कि फैक्ट्रीज में चीप रेट में बिकते थे. सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट. फिर क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्टर जो था वो उसके मतलब वहाँ से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने लग गई, वहाँ से इनकम अच्छी आने लग गई ओवरऑल, मतलब. हैंस ओवर टाइम अ शिफ्ट हैड टेकन प्लेस. दिस मीन्स दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्टर हैज़ चेंज. फिर वहाँ से शिफ्ट दोबारा बदलने लग गए लोग. तो इससे पता चलता है मतलब हर एक सेक्टर की किसी पीरियड ऑफ टाइम में अपनी इम्पोर्टेंस थी. In the past 100 years, there has been a further shift from the secondary to tertiary sector in the developed countries. फिर वहाँ से क्या हुआ, सेकेंडरी हो गया. अब सेकेंडरी से लोग टर्शरी सेक्टर में शिफ्ट करने लगे, जो हम लोग डेवलप्ड कंट्री कहते हैं ना, उसमें क्या होता है, टर्शरी सेक्टर हाई मतलब डोमिनेटेड सेक्टर होता है. द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन. तो फिर टोटल प्रोडक्शन में देखा जाए तो फिर वहाँ पे कुछ 100 साल पहले क्या होता है, टर्शरी सेक्टर अपना, अभी भी देखा जाए तो टर्शरी सेक्टर अपना डोमिनेटेड सेक्टर है. मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर आल्सो एम्प्लॉय इन सर्विस सेक्टर. डोमिनेटेड इन द सेंस कि वहाँ से हमारी इकोनॉमी ज़्यादा आ रही है. ठीक है. वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है बाकी के 2 सेक्टर में. तो वही कहा गया है कि लोग सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व होने लग गए. दिस इज़ जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन डेवलप कंट्री. जो डेवलप कंट्रीज़ होती है उसमें ये जो पैटर्न है वो क्या कहता है, ऑब्जर्व किया जाता है. वॉट इज़ द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन 3 सेक्टर इन इंडिया. अब इंडिया की बात करते हैं. बेसिकली इंडिया में क्या सिनेरियो रहा है.
Over the year, have there been changes similar to the pattern observed for the developed countries? We shall see in next section. अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं. हाँ, यहाँ पे ग्राफ वगैरह यहाँ से एकदम सही समझ आते हैं. प्राइमरी सेक्टर नहीं, एक मिनट गाइस, इसको हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि वीडियो थोड़ी सी ना लंबी हो जाती है, तब इतना मज़ा नहीं आता. और नेक्स्ट जब हम वीडियो में करेंगे तो और थोड़ा फ्रेशन अप करेंगे, ठीक है. तो तब तक के लिए गाइस, थैंक यू वेरी मच.